नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। आज हम हॉस्टल वार्डन के लिए जो आपका खेल और शिक्षा से संबंधित भाग है, खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा, इससे संबंधित पहला वीडियो देखेंगे। इससे पहले मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था, लेकिन साउंड के कुछ इशू की वजह से वो वीडियो काम नहीं आया या फिर लोगों को देखने में इरिटेशन हुई। इस वजह से इस वीडियो को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि पहले जिस तरीके से आपको समझाया था उसी तरीके से समझाने में सक्षम हो सकूं। खेल और शिक्षा की जब बात की जाती है हॉस्टल वार्डन के सिलेबस के अंतर्गत, तो मुख्य रूप से कोशिश ये रहती है, यानी एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा उस पर अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा कि खेल से बच्चे शिक्षा किस प्रकार से लेते हैं या फिर शिक्षा के वजह से खेल पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब बिंदुओं पर एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा। तो इन सब विषयों पर बातचीत हम करेंगे कि खेल से शिक्षा पर और शिक्षा से खेल पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, या फिर खेल के द्वारा शिक्षा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या शिक्षा के माध्यम से किसी खेल को हम किस प्रकार से सीख सकते हैं। इन सब बिंदुओं पर बातचीत हमारी इस वीडियो में होने वाली है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं खेल और शिक्षा के अंतर्गत कि खेल से बच्चे शिक्षा को किस प्रकार से सीखते हैं। तो जब कोई बच्चा अपने घर से बाहर निकल करके समूह में खेलने जाता है तो बहुत सारी चीजें सीखता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो भाषा का विकास उसका होगा, यानी गांव के लोग, शहर के लोग, आसपास के बच्चे किस प्रकार से भाषा का प्रयोग करते हैं, या फिर किसी बच्चे के घर में फ्रीज है और किसी बच्चे के घर में फ्रीज नहीं है, तो जिसके घर में फ्रीज है वो बता सकता है कि किस प्रकार से फ्रीजिंग होती है, किस प्रकार से बर्फ का गोला जमता है। तो खेल के द्वारा इस प्रकार से शिक्षा आगे बढ़ती है। आगे हम डिटेल में बात करेंगे। वहीं अगर शिक्षा के द्वारा खेल की बात अगर करूं तो शिक्षा के द्वारा खेल किस प्रकार से होता है। जब हमको खेल के नियमों को जानना है तो हमको शिक्षा की आवश्यकता होगी। मान लेते हैं कुछ 4-5 बच्चे हैं जो कि इस लाइन पर इस तरीके से इधर जाने के लिए, दौड़ने के लिए तैयार है, और शिक्षक कहता है कि जैसे ही मैं 3 बोलता हूं आपको इस गति से दौड़ना है और जो इस लाइन को पार कर जाएगा वो फर्स्ट आ जाएगा। तो 3 बोलना, शिक्षक का 3 बोलना, या फिर किसी भी जो खिलाने वाला है, खेल खिलाने वाला है, उसका 3 बोलना कहां का भाग है? शिक्षा का भाग है। जब बच्चों के सामने 1, 2 और 3 बोला जाएगा तो बच्चों को पता है कि 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 आना है, यानी 2 जैसे ही बोला जाएगा वैसे ही बच्चे पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे कि अब 3 बोलेंगे और मुझे दौड़ना है ना। तो खेल के द्वारा शिक्षा और शिक्षा के द्वारा खेल एक दूसरे से जुड़े हुए चीज हैं, इसको अलग नहीं किया जा सकता। हालांकि आधुनिक समय में जब जो क्या है, मतलब जो पेरेंट्स हैं उनको ये लगता है कि खेल जो है एक अनावश्यक चीज है। सामान्य तौर पर जो भारत के पेरेंट्स हैं, मतलब भारत के जो माता पिता हैं या फिर जो बच्चों का लालन पालन करता है, उनको लगता है कि खेल एक अनावश्यक चीज है। बच्चों को रोकते हैं, टोकते हैं कि तुम्हें खेल नहीं खेलना है, बल्कि तुम्हें अपने टेक्स्ट बुक पर फोकस करना है, पढ़ाई पर फोकस करना है, जो कि एक गलत धारणा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खेल डायरेक्टली शिक्षा से कनेक्टेड है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो भी खेल के नियमों को जानने के लिए, किस प्रकार से खेला जाना है, उन सब चीजों को जानने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि आप बैडमिंटन ही खेल रहे हैं तो बैडमिंटन में किस प्रकार से, किस एंगल से मारूंगा कि नीचे जाकर के शटल गिर जाएगा, जो चिड़िया होती है वो गिर जाएगा, कैसे पता चलेगा? शिक्षा के द्वारा ही पता चलेगा, उसी से पता चलेगा। जैसे मैंने दौड़ने का उदाहरण लिया, उसी से पता चलेगा। लेकिन सामान्य तौर पर भारत में खेल को एक अनावश्यक चीज माना जाता है या फिर एक अनावश्यक क्रियाकलाप माना जाता है पेरेंट्स के द्वारा, जो कि गलत है। आपको भी अपने बच्चों को जब बात होगी खेलने की तो आपको इस तरीके से रोक टोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि खेल के द्वारा ही शिक्षा और शिक्षा के द्वारा ही खेल प्राप्त किया जाता है। दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अब हमको खेल और शिक्षा को अगर समझना है तो मैं पहले भी कई बार बोला हूं और इस बार
कुछ चीजें मैं और भी आपको बता दूं, जैसे अभी सीजी टेट का जो एग्जाम हुआ, मैं कई बार आपको पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं कि छोटी छोटी जो परिभाषाएं होती हैं उन परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा। उन छोटी छोटी परिभाषाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी वो परिभाषा ही उठा करके दे दिया जाएगा कि ये परिभाषा किसका है। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर खेल और शिक्षा को हमको समझना है कि एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं या खेल या शिक्षा क्या होता है, तो सबसे पहले हमको खेल को, उसके बाद शिक्षा को समझना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे खेल और शिक्षा में क्या संबंध है, तब जाकर के हमारा ये कोर्स कहीं जाकर के कंप्लीट होगा। तो छोटी छोटी परिभाषाएं जो आएंगी उन परिभाषाओं को आपको याद रखना है। पहले भी मैंने क्लास में बोला है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं, और ध्यान नहीं देने की वजह से सीजी टेट में प्रश्न पूछा परिभाषा से संबंधित तो बच्चों का थोड़ा हवा गुल हो गया। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करना है, हॉस्टल वार्डन में भी पूछेगा। अगर खेल की बात करूं तो खेल जो शब्द है अंग्रेजी के स्पोर्ट्स शब्द से बना हुआ है, यानी अंग्रेजी में जिसको स्पोर्ट्स बोला जाता है उसी को हिंदी में खेल बोला जाता है। लेकिन संस्कृत भाषा की अगर मैं बात करूं तो ये स्पोर्ट्स शब्द जो है संस्कृत भाषा के स्पर्ध शब्द से बना हुआ है, और इस स्पर्ध शब्द का मीनिंग होता है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता मतलब एक दो लोग हैं अगर, यानी किसी दूसरे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश, दूसरे से आगे बढ़ने की तमन्ना, किसी दूसरे से आगे बढ़ने की रणनीति, किसी दूसरे से आगे बढ़ने का क्रियाकलाप, उसको कहा जाता है प्रतिस्पर्धा। एक्चुअल में आप भी जब हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या हैं, प्रतिस्पर्धी हैं अपने समक्ष या अपने आगे पीछे अगल बगल बैठने वाले बच्चों से जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं। यानी एग्जाम हॉल में अगर 30 बच्चे बैठे हैं तो 30 के 30 बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं एक दूसरे से अधिक नंबर लाने के लिए, वही तो है। ठीक है, तो यहां से आपको एक प्रश्न पूछने को मिल सकता है कि जो स्पोर्ट्स शब्द है संस्कृत के किस शब्द से बना हुआ है, तो आप कहेंगे स्पर्ध से बना हुआ है और इसका मीनिंग होता है प्रतियोगिता। ठीक है, खेल एक मानवीय गतिविधि है जिसमें शारीरिक परिश्रम और कौशल भी शामिल होता है। शारीरिक परिश्रम और कौशल कहने की अगर मैं बात करता हूं तो एक तरीके से मानसिक कौशल भी इसमें शामिल होता है। मतलब जब आप कोई खेल खेलते हैं, मान लेते हैं आप कोई क्रिकेट का ही खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट में आपने बल्ला ऐसे पकड़ा हुआ है और आपका काम क्या है, उधर से जब बॉलिंग किया जाएगा तो आपको उस बल्ले से गेंद को मारना है। लेकिन जब आपकी नजर पूरे प्लेग्राउंड पे नहीं होगी कि फील्डर कहां पे रखा मतलब खड़ा हुआ है, तो आप वो जगह देख करके नहीं मार पाएंगे बॉल। आप वही जगह देख करके मारेंगे ना जहां पे फील्डर ना हो। उस क्षेत्र में अगर चला जाए तो मेरा चौका चला जाएगा, छक्का चला जाएगा, मैं अधिक रन बनाने में सक्षम हो पाऊंगा। तो खेल में शारीरिक परिश्रम तो लगता ही है, साथ ही साथ कौशल की भी आवश्यकता होती है। और कौशल जो है, कौशल मतलब स्किल, ये कौशल जो है धीरे धीरे विकसित होता है। यानी एक दिन ही आप खेल खेलेंगे और उसमें कुशल हो जाएंगे, स्किल्ड हो जाएंगे, ये कहना गलत हो जाएगा। आप रोज खेलेंगे और धीरे धीरे उसमें कौशल प्राप्त करते जाएंगे। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि लगभग बच्चे तैयारी करने आते हैं 21 साल 22 साल की उम्र में, धीरे धीरे वो सिलेबस से रूबरू होते हैं। कई बच्चे तो 4-5 साल 6 साल बीत जाता है तो सिलेबस ही नहीं जानते। लेकिन आपको सिलेबस जानना चाहिए। आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको हॉस्टल वार्डन के लिए पेपर सेट करना है, तो आप बोलेंगे कि पेपर बनाने के लिए मुझे क्वेश्चन चाहिए, सॉरी कंटेंट चाहिए, उस कंटेंट से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। और कंटेंट के लिए आपको सिलेबस चाहिए। तो एग्जामिनर भी जब क्वेश्चन सेट करता है तो आपके सिलेबस से ही करता है शुरुआत में। आगे जाकर के अगर वो थोड़ा चालाक हो गया तो सिलेबस को थोड़ा और बिखरा करके और डीप में जाकर के पूछ सकता है, वो अलग बात है। लेकिन शुरुआती जो प्रश्न आएंगे वो तो सिलेबस से ही आएंगे। ठीक है, तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए ही चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि जो बच्चे 21-22 वर्ष की उम्र में तैयारी करने आते हैं उनको सफलता मिलती है कहीं 31 साल
32 साल 34 साल की उम्र में सफलता प्राप्त होती है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, हर क्षेत्र में कुशलता की आवश्यकता होती है। ऐसा इसीलिए होता है कि धीरे धीरे वो सिलेबस को जानेंगे, किताबों को जानेंगे, धीरे धीरे उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें कुशलता हासिल करते जाएंगे। और जब कुशलता हासिल करते जाएंगे करते जाएंगे तो क्या होगा? जब कुशल हो जाएंगे तो सेलेक्ट होके निकल जाएंगे। क्लियर है? तो उसी प्रकार से खेल में भी होता है। खेल आनंद के लिए की जाने वाली शारीरिक गतिविधि है। खेल में साधन को साध्य से ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये एक पॉइंट है जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। खेल में साधन को साध्य से ज्यादा महत्व दिया जाता है। साध्य मतलब जैसे कोई खेल आप खेल रहे हैं तो उस खेल में साध्य क्या है? साध्य आपका जीतना है। आपको जीतना चाहिए ये मान करके आप खेल खेल रहे हैं। क्लियर है? तो साधन में साध्य को अधिक महत्व दिया जाना, मतलब साधन मतलब जो आप खेल खेल रहे हैं वो आपका साधन है, या फिर जो खेल रहे हैं वही आपकी पूरी गतिविधि है, उस गतिविधि पर ज्यादा फोकस किया जाएगा न कि जीतने पर। अर्थात खेल के जो नियमावली हैं, खेल के जो तरीके हैं, टीम भावना, उन पर ज्यादा फोकस होगा न कि जीतने पर ज्यादा फोकस होगा। खेल के नियम के अनुसार आपको चलना है। जीतना एक अलग बात है, जीतना हारना वो अलग बात। ठीक है, चलिए। खेल में प्रतियोगिता का सामाजिक भागीदारी के तत्व होते हैं। खेल में प्रतियोगिता या सामाजिक भागीदारी के तत्व होते हैं। खेल के नियम और पैटर्न संगठनों के माध्यम से औपचारिक रूप से मौजूद होते हैं। अर्थात कहना यह चाहता है कि कोई भी खेल खेला जाएगा उस खेल के पहले नियम बनाए जाएंगे कि वो खेल किस प्रकार से खेला जाएगा। जैसे आप सामान्य तौर पर भारत में अगर नियम बनाने की बात हो क्रिकेट के क्षेत्र में तो कौन बनाती है? बीसीसीआई, यही नियम बनाती है। अब जो ऐसे कर देते हैं व्हाइट हो गया, ऐसे कर दिए चौका हो गया, ऐसे कर दिए ये व्हाइट कुछ और हो गया, ये सब नियम पहले से बने होते हैं और उन्हीं नियमों के आधार पर खिलाड़ियों को खेलना पड़ता है। और नियम बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? किसी संगठन की होती है। संगठन कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे औपचारिक संगठन हो सकते हैं, अनौपचारिक संगठन हो सकते हैं। अगर आप छोटे से कस्बे में जाएंगे और वहां पे भी बच्चे छोटा छोटा खेल खेलते हैं, जैसे पिठूल का खेल। पिठूल का खेल आप जानते होंगे, बचपन में आपने भी शायद खेला होगा अगर ग्रामीण क्षेत्र से होंगे। पिठूल का खेल ऐसा होता है कि जो अब तो शहरी क्षेत्र हो गया तो शहरी क्षेत्र में खपड़े मिलते नहीं। खपरा जानते हैं? छप्पर के ऊपर लगता है, लाल लाल रंग का मिट्टी का बना होता है, पकाया हुआ। उस खपड़ा जो फेंका जाता है उस खपड़े को छोटा छोटा तोड़ के और एक एक खपड़ा ऐसे सजा दिया जाता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसा सजा रहेगा खपड़ा। और इस खपड़े में गेंद से ऐसे मारा जाएगा। पहले हम लोग जब थे छोटे छोटे तो हम लोग क्या करते थे, उसका गेंद बनाते थे। पुराने जो कपड़े होते थे उन कपड़ों को बांध करके गेंद बनाया जाता था। इसमें दो दल हुआ करते थे। एक दल होता था जो कि मतलब दो पार्ट में टीम हुआ करती थी, टीम 1 और टीम 2। टीम 1 जो होती थी उसका काम होता था बॉल मारना और खपड़े को गिराना। खपड़ा गिर गया, ठीक, बिखर गया। अब उसको फिर से चढ़ा करके इसी प्रकार से पूरा उसको जमाना होता था। जमाने के बीच में एक ही काम होता था कि जो विरोधी दल है टीम 2 वो क्या करती थी, गेंद से जो खपड़ा चढ़ाने वाला है उसको मारती थी। अब जब वो मारती थी, जिसको पड़ गया वो आउट हो गया, जिसको नहीं पड़ा है वो चढ़ा सकता है खपड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से पिट्ठूल का गेम होता था। लेकिन ये पिट्ठूल के गेम के लिए कोई बहुत बड़ा संगठन तो नहीं आया कि इसके नियमावली को बनाए कि पिट्ठूल का गेम ऐसा खेला जाएगा वैसा खेला जाएगा, नहीं आया। आप लोगों में से कई लोगों ने पिट्ठूल का गेम खेला होगा, अगर खेले होंगे तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये आपने खेला है नहीं खेला। तो कोई बहुत बड़ा संगठन तो आया नहीं। बच्चों ने अनौपचारिक रूप से ही अपना एक संगठन बनाया, यानी टीम 1 और टीम 2 के सदस्य मिले, सभी लोग मिले और बोले कि हम एक गेम खेलते हैं, पिट्ठूल का गेम होगा और इस गेम में हम ऐसे ऐसे खेलेंगे। शुरुआत में अब तो सब लोग जानते हैं कि नियम क्या है। ठीक है, चलिए, तो शुरुआत में नियम कुछ इस प्रकार से बना होगा। तो ये कैसा गेम था? पिट्ठूल का गेम। तो
जो खेल के नियम है, उन खेल के नियम को बनाने के लिए संगठन जो है, औपचारिक संगठन भी हो सकती है और अनौपचारिक संगठन भी। औपचारिक संगठन कहने का मतलब है ऐसा संगठन जिसे कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अब पिट्ठूल का गेम है, 12 लोग खेल रहे हैं, वही लोग बस उस संगठन के सदस्य हैं और वही लोग द्वारा मान्यता प्राप्त है, अधिक लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरे जगह में कहीं पिट्ठूल का गेम अलग तरीके से खेला जाता होगा, वो अलग मुद्दा है। पियाजे ने कहा कि खेल बच्चों की मानसिक क्षमताओं के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। खेल कई तरह के होते हैं जो शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करते हैं, पियाजे का परिभाषा है। या फिर पियाजे ने खेल के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा। पियाजे के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा शिक्षा मनोवैज्ञानिक के नाम से आप जान सकते हैं, वैज्ञानिक, बहुत बड़े शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे पियाजे। और पियाजे ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर विचार दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया इन्होंने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देने के दौरान उन्होंने बताया संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत कि बच्चे जो भी अपना विकास करते हैं वे अपने बुद्धि के दम पे, अपने संज्ञान के दम पे करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी अंग्रेजी में अगर इसको कहें तो उस नाम से उन्होंने दिया। और पियाजे ने पहला जो बच्चों के ऊपर शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कुछ प्रयोग किए और उन प्रयोगों में पियाजे ने सबसे पहला प्रयोग जो किया, पियाजे चूंकि आप लोग सामान्य तौर पर कोई भी अगर प्रयोग करना चाहें तो आसपास की ही चीजों से प्रयोग करना शुरू करेंगे। अगर पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है ये आपको जानना है, आपको एक प्रयोग करना है, तो आप ऐसा तो नहीं कि आप कहीं एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं तो आप बोलेंगे कि रायपुर जाऊंगा और रायपुर से पानी लेकर के आऊंगा, उस पानी को उबाल करके देखूंगा, ऐसा नहीं करेंगे आप क्या करेंगे, आप घर में ही जो पानी होगा उसी को आग में चढ़ा करके, जो आपकी सुविधा होगी, जो आपके पास संसाधन होंगे, उसी में उबाल के देखेंगे। आप थर्मामीटर से नाप करके देखेंगे कि कितने डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है। उसी प्रकार से जीन पियाजे जो थे इन्होंने चूंकि शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान पर फोकस किया, यानी बच्चों के मनोविज्ञान, बच्चे किस प्रकार से शिक्षा को सीखते हैं, मतलब किस प्रकार से सीखते हैं, इस पर फोकस किया। तो इन्होंने इनका जो क्या बोलते हैं वो इनका जो रॉ मटेरियल था, यानी प्रयोग किस पर करते हैं। अब तो पानी उबालना है तो आप पानी को उबाल के देख रहे हैं, लेकिन अगर बच्चों के ऊपर प्रयोग करना है तो पहले बच्चे चाहिए। तो पियाजे बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं की, इन्होंने अपने ही बच्चे देखे और अपने ही बच्चों पर प्रयोग करना शुरू कर दिया, अपने बच्चों पर ही प्रयोग करना शुरू किया। और बहुत सारी चीजें पियाजे के बारे में आप पढ़ेंगे, पियाजे के रोचक तथ्यों के बारे में आप पढ़ेंगे तो पियाजे कहते हैं कि पियाजे के बारे में कहानी यह है कि पियाजे जाते थे शाम को और बच्चों को पार्क में टहलाने जाते थे और बच्चों के ऊपर किस प्रकार से चीजें रिएक्शन करती है, बच्चे किस प्रकार से एक्शन लेते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानने में रुचि थी बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो पियाजे अपने ही बच्चों के खिलौने धीरे से छुपा देते थे और खुद भी छुप जाते थे और छुप के देखते रहते थे बच्चों को कि किस प्रकार से बच्चे हरकत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। ये सब पियाजे की रोचक कहानियां जिसको आप कभी पढ़ेंगे, अगर सिलेबस में तो नहीं है आपके, लेकिन आपको ऐसे ही रुचि के लिए बता दिया। और रुचि के लिए भी बता दिया कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और उसको आपको ध्यान रखना है। पियाजे शब्द अगर आ गया है तो संभवतः पूछ लेगा आपसे, हालांकि आपके सिलेबस में वो नहीं। छोटा छोटा परिभाषा तो हमेशा ही याद रखें। अब शिक्षा के बारे में देखें तो शिक्षा का मतलब है ज्ञान हासिल करना, देना, तर्क और निर्णय क्षमता विकसित करना, परिपक्व जीवन के लिए खुद को दूसरे के बौद्धिक रूप से तैयार करना। शिक्षा जो है मूल रूप से एजुकेशन जो शब्द है उससे बना है और एजुकेशन जो शब्द है अपने आप में एजुकेटम शब्द से बना हुआ है। और एजुकेटम जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। यहां से एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि शिक्षा जो है अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन बोलते हैं, तो ये एजुकेशन शब्द किससे बना हुआ है, तो एक प्रश्न यहां से पूछ सकता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ये जो एजुकेटम शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। क्लियर है। शिक्षा का मतलब ज्ञान से है सामान्य तौर पर, यानी सीखने
या सिखाने की प्रक्रिया, सीखने या सिखाने की क्रिया को हम शिक्षा कहते हैं। आप जो ज्ञान मुझसे मैं जो पढ़ा रहा हूं, इससे आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये आपके सीखने की क्रिया है, ये भी एक शिक्षा है, और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो भी एक शिक्षा है। सब फर्क बस इतना ही है कि मैं शिक्षा दे रहा हूं और आप शिक्षा को ग्रहण करने वाले हैं, बस, बाकी कोई फर्क नहीं। क्लियर है? चल, और शिक्षा आखिर कोई व्यक्ति तैयार क्यों करता है, यानी क्यों शिक्षा लेना चाहता है? तो शिक्षा कोई व्यक्ति इसीलिए लेना चाहता है, या शिक्षा किसी को इसीलिए दिया जाता है ताकि वो उसके जीवन में जो भी कठिनाई आएंगी या जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों को वो सीख सके, जान सके। इन सब विषयों, इन सब कारणों से हम शिक्षा देते हैं या शिक्षा लेते हैं। मान लेते हैं आप एक दुकान में जाते हैं, एक ज्वलंत उदाहरण से बता देता हूं। आप एक दुकान में जाते हैं, दुकानदार को 500 रुपए का नोट देते हैं, आप कुछ कुछ सामान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आप मैगी लेते हैं 25 रुपए का, इसके अलावा आप मसाला लेते हैं 20 रुपए का, इसके अलावा आप कुछ और ले लेते हैं, दूध ले लेते हैं 50 रुपए का। इतना सामान लेते हैं और 500 रुपए का नोट दुकानदार को दे देते हैं। अब दुकानदार आपको कितने पैसे वापस करेगा, ये चीज आप कैसे सीखेंगे? अगर आपको घटाना आता है तो सीखना पड़ेगा, लेकिन आपके सामान का मूल्य कितना हुआ, आपने जो सामान खरीदा उसको मूल्य कितना हुआ, तो अगर आपको जोड़ना आता है तो आप सीख जाएंगे, जोड़ लेंगे। 5 5 2 7 2 9, 95 रुपए लिया आप, 95 रुपए का कुल सामान आपने लिया। तो ये जोड़ घटाओ आपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा। अब प्राइमरी स्कूल में आपको ये जोड़ घटाव क्यों पढ़ाया गया? ताकि आपके जीवन में वैसी चुनौतियां आएंगी जैसी चुनौती अभी आ गई। अगर आप नहीं जानते, अनपढ़ होते, तो आपको दुकानदार 300 रुपए भी वापस कर देता, आप आ जाते, क्योंकि आपको जोड़ पता नहीं, आपको घटाव पता नहीं। ठीक है, तो हम शिक्षा इसीलिए ग्रहण करते हैं कि जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी या जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी, उन कठिनाइयों को हम दूर कर सकें। तो आप सोच के देखिए कि शिक्षा की व्यवस्था जो है अलग अलग समाज में अलग अलग हो सकती है। जैसे अभी वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में आप शिक्षा क्यों ले रहे हैं? आप इसीलिए शिक्षा ले रहे हैं कि आपके जीवन में कोई कठिनाई ना आए, आप एक हॉस्टल वार्डन बन जाएं और हॉस्टल वार्डन में आपको सरकार के द्वारा जो तनख्वाह मिले उस तनख्वाह से अपना अपना जीवन यापन करें, अच्छा सैलरी मिले, ठीक ठाक तरीके से आपकी शादी हो जाए। अगर आप पुरुष हैं तो महिलाएं की शादी तो ऐसे ही हो ही जाती, पुरुष बस को देखना है यार। महिलाएं तो एकदम सुरक्षित हैं, तैयारी करी, सिलेक्शन हुआ, नहीं तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर ठीक है। मास्टर से शादी होगा, मास्टराइन हो गया, डॉक्टर से शादी हो गया, डॉक्टराइन हो गया, वकील से शादी हुआ, वकीलाइन हो गया, एक बार में उसका जॉब उसका फिक्स है। मेन है पुरुष का, लड़के का, कि वो किस प्रकार से वो मतलब उसको ही मेन स्ट्रगल करना है। लड़कियों के जीवन में स्ट्रगल कोई खास है नहीं। मतलब इस क्षेत्र में बात करूं, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बात करूं तो कोई खास नहीं है। वकीलाइन हो जाएंगी, डॉक्टराइन हो जाएंगी, मास्टराइन हो जाएंगी, बात खत्म हो गया। तैयारी किए तो पटवारी हो गए, नहीं तो पटवारी से शादी कर ली, पटवारी हो गए, तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप क्यों शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? ताकि आपका हॉस्टल वार्डन निकल जाए। आपके जीवन की एक चुनौती है कि आपको एक जॉब लेना है, उस जॉब को आप ले सकें। लेकिन आज के आप 200 साल पहले, 300 साल पहले चले जाइए तो 300 साल पहले हॉस्टल वार्डन का कोई पोस्ट नहीं था। 500 साल, 1000 साल पहले चले जाइए, जब आदिम व्यवस्था थी, मतलब जो आदि मानव हुआ करते थे, मान लेते हैं जंगलों में रह रहे हैं, तो उनके लिए शिक्षा एक अलग तरीके की शिक्षा होगी। आज हमारी शिक्षा एक अलग तरीके की शिक्षा है। अभी हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, कंप्यूटर रोजगार देता है। अभी जितना भी सेटअप आप देख रहे हैं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, सब कंप्यूटर के बदौलत है। कंप्यूटर ना होता, इंटरनेट ना होता, कोई काम नहीं होता। तो हर समय शिक्षा व्यवस्था भी बदलती रहती है। तो समाज में किस प्रकार से चुनौती आने वाली है, उस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था भी बदलती जाएगी। पुराने समय में आपको रोटी या फिर पेट भरना सबसे प्रमुख समस्या थी, सबसे प्रमुख चुनौती थी समाज की। तो उस समय की शिक्षा कैसी होती थी? शिकार कैसे करना है, फल कैसे तोड़ना है,
पेड़ पर कैसे चढ़ना है, शेर आ जाए तो उसको कैसे भगाना है, यह सब होती। वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था अलग, गाड़ी कैसे चलाना है, स्कूटी कैसे मोड़ना है, बुलेट अगर चला रहे हो और आगे स्कूटी वाली लड़की जा रही है तो उसको कैसे कवर करना है, कैसे पास पहुंचना है। ठीक है, लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था है कि अगर कोई लड़का छेड़ रहा है तो उसको उससे कैसे सेल्फ डिफेंस कैसे सीखना है, कैसे उसको चित करके भागना है। तो जैसी जैसी आवश्यकताएं समाज की बदलती जाएंगी वैसी वैसी शिक्षा की व्यवस्था भी बदलती जाएगी। यानी शिक्षा समाज के आवश्यकता के अनुरूप ही होती जाएगी। यानी समाज ये देखेगा कि आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार से चुनौतियों का सामना करना है या करना पड़ेगा, उसी चुनौती के अनुसार वो शिक्षा की व्यवस्था निर्धारित करेगा, शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करेगा। क्लियर है। अब एक जॉन डीवी का एक परिभाषा देख लेते हैं। अमेरिकी दार्शनिक और शिक्षक जॉन डीवी ने आधुनिक प्रगतिशील शिक्षा को जनक माना जाता है। सॉरी, परिभाषा नहीं, तो एक पॉइंट तो यहां से आपको याद रखना है कि जॉन डीवी जो थे आधुनिक प्रगतिशील शिक्षा के जनक थे। और जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चे की शक्तियों और क्षमताओं का विकास करना है। शक्तियों और क्षमताओं का विकास करने का मतलब क्या है? जब आप बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे, बच्चों के विकास, बच्चों का विकास कैसे होता है, तो उसमें एक बहुत क्या बोलते हैं उसको, हिडन कंसेप्ट है। हिडन मतलब छुपा हुआ कंसेप्ट। बहुत छुपा हुआ कंसेप्ट यह है कि जब आप बाल विकास के बारे में पढ़ते हैं तो हर बाल मनोवैज्ञानिक या फिर हर बाल विकास में अध्ययन करने वाला जो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, उनका एक सामान्य सा समझ है। उनका कहना यह है कि हर बच्चे के अंदर हर प्रकार की क्षमता है, शर्त बस एक ही है कि बच्चा जो है किसी भी प्रकार से दिव्यांग या विकलांग न हो। जैसे कोई मान लेते हैं कोई बोल नहीं सकता, गूंगा है, तो अच्छा गाना तो गा नहीं सकता। ठीक है, जो गूंगा है वो अच्छा गाना नहीं गा सकता। लेकिन अन्य हर प्रकार की क्षमताएं, अगर सामान्य बच्चा है, सामान्य बालक है, तो उसके अंदर हर प्रकार की क्षमता है। यानी हो सकता है वो गायक बन जाए, हो सकता है वो एक अच्छा धावक बन जाए, हो सकता है वो अच्छा वो पढ़ाने वाला शिक्षक बन जाए, हो सकता है कि वो एक अच्छा क्रिकेटर बने, हो सकता है एक अच्छा कुक बने। वो हर क्षमता बच्चे के अंदर है, ऐसा मानता है बाल विकास, ऐसा मानते हैं बाल विकास के जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक शिक्षाविद हैं। बस फर्क या फिर शर्त इतना ही है कि कौन बच्चा क्या बनेगा, वो एक ही चीज निर्धारित करता है कि उसके किस भाग को पोषित किया गया। मतलब कि दो भाई अगर हैं, दोनों भाई एक ही घर में रहते हैं, लेकिन एक भाई को कुकिंग के विषय में कुछ रुचि लेने के लिए उसके आसपास माहौल कुकिंग का बना दिया गया, और एक भाई के पास क्रिकेट का बना दिया गया माहौल। एक ही घर में रहते हुए एक भाई कुकिंग के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है, दूसरा भाई क्रिकेट के क्षेत्र में। तो कहना यह चाहता है, जॉन डीवी ये कहना चाहते हैं कि बच्चे के अंदर अपार क्षमताएं छुपी हुई हैं, शक्तियां और क्षमताएं छुपी हुई हैं। शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हम उन छुपी हुई शक्तियों को केवल बाहर निकालने का काम करते हैं, शक्तियां जागृत करने का काम नहीं करते। बस यही बात। तो ये परिभाषा आपको याद रखना है, छोटी परिभाषा है लेकिन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, खेल और शिक्षा में क्या संबंध है। एक एक पॉइंट देखते चलेंगे, वैसे तो मैं छोटे छोटे चीजों को बताते गया। शिक्षा खेल के बीच एक दूसरे पर निर्भरता का संबंध होता है, यानी खेल से शिक्षा और शिक्षा से खेल प्रभावित होती है। खेल और शिक्षा दोनों ही छात्रों को सामाजिक कौशल विकसित करने का अवसर देते हैं। सामाजिक कौशल मतलब समाज में किस प्रकार से रहना है, नमस्ते, हाय बोलना है, हेलो बोलना है, पांव छूना है, कौन सा कौशल विकसित करेंगे। जैसे छोटे समूह की गतिविधियां, पहचानना, मिलाना, छांटना, वर्गीकरण, ये सब कैसे होता है, शिक्षा और खेल के माध्यम से दोनों तरीके से होता है। जैसे मान लेते हैं 50 बॉल ऐसा फेंक दिया गया, कुछ बॉल हरे रंग की, कुछ बॉल लाल रंग की, कुछ बॉल नीले रंग की, कुछ बॉल पीले रंग की, ऐसे 50 बॉल फेंक दिए गए। अब आप बच्चों को बोलते हैं कि आपको लाल बॉल इकट्ठा करना है। उसमें से 4 बच्चे हैं जो लाल बॉल को इकट्ठा करने में लग जाते हैं।
सबसे पहले तो आपको उनको शिक्षित करना पड़ेगा कि लाल बॉल क्या होता है, लाल गेंद कैसा होता है, लाल रंग किसको आप बोलेंगे। जब पहले उसको आप शिक्षित करेंगे तो फिर वो वर्गीकरण कर पाएंगे, यानी छांट पाएंगे बालों। बस इतना ही बात कहना चाहते। खेल से बच्चों का ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, उनकी दृष्टि भी स्पष्ट होती है। जैसे गेम कार्ड खेलना, बोर्ड गेम खेलना, गेम कार्ड बोर्ड गेम जानते हैं, जैसे आप लोग देखते हो ना, बहुत सारा ऐसे खांचा खांचा वाला चीज रहता है जिसको कि बिखरा दिया जाता है, फिर बच्चों को बोला जाता है कि उसको जोड़ के घर बनाओ। तो उस घर बनाने की जो क्रिया करते हैं वो सब क्या होता है, कार्ड गेम या बोर्ड गेम, ये सब चीजें होती, ठीक। तो कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, और जब ये चीज में कंसंट्रेशन, एक चीज में ध्यान बच्चे का निर्धारित हो जाता है या फिर फिक्स हो जाता है, तो फिर दूसरे क्षेत्र में भी उसी प्रकार से ध्यानपूर्वक कार्य करने में बच्चा सक्षम हो जाता है, ठीक है। अब अगला नंबर पॉइंट देखें, खेल से छात्रों का आत्मसम्मान बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे क्रम से लगाना, नाटक, बागवानी, बिल्डिंग ब्लॉक्स को खेलना, ये सब क्या है, कुछ काम बच्चा कर देता है। जैसे कोई मान लेते हैं कोई भी एक काम सीख गया, जान गया, तो आता है ना बताने कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, पापा मैंने ये कर दिया, मम्मी मैंने ये कर दिया। तो वो क्यों बताता है, उत्साहित होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं या कर लिया, ठीक है। चलिए, छात्रों को समय प्रबंधन और अनुशासन की भी जानकारी मिलती है। समय प्रबंधन और अनुशासन की जानकारी मतलब कोई खेल, मान लेते खो खो खेला जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है, तो फुटबॉल में एक खेल क्या होगा, एक बार खेलने के लिए 40 मिनट का वक्त मिलेगा, और 40 मिनट में आपको जितने गोल करने हैं, समय प्रबंधन 40 मिनट, ठीक है। चलिए, अनुशासन में रहना, यानी खो खो, जब खो बोलेंगे तभी दौड़ना है, कबड्डी 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 पूरा बोलते रहना है, अनुशासन तोड़ना नहीं। छात्र मानसिक और शारीरिक प्रशिक्षण सीख पाते हैं, जैसे विभिन्न रंगों वाले गेंदों को पहचानना, अलग करना, दौड़ना, संतुलन बनाना, कूदना, ये सब चीजें। अब देखते हैं खेल खेल में बच्चे क्या सीखते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं, पहचानना, मिलाना, छांटना, वर्गीकरण करना। इस प्रकार से बच्चे अलग अलग करके देख रहे हैं, देखिए सफेद सफेद रंग को अलग कर रहे हैं। समूह वाला खेल से भी सीखते हैं, सामूहिक क्रियाकलाप, जैसे ये बच्चे समूह में खेल रहे हैं। रचनात्मक खेल, जिसमें गोला बनाना, यानी ऐसा खेल जिसमें बच्चों की रचनात्मक क्षमता की वृद्धि हो, जैसे गोला बनाना, शंकु बनाना, ये सब चीजें। फिर स्वतंत्र खेल, जिसमें बच्चे अपने मन से ही कुछ भी खेलें। फिर वर्णमाला पहचानने वाला खेल हो सकता है, तो बच्चे वर्णमाला पहचानेंगे तो पहचानते पहचानते सीधे सीधे वर्णमाला सीख जाएंगे। जैसे एक एकम एक, एक दो नौ चार, मतलब कोई भी एक होता था ना कि दो एक कम दो, दो दो न चार, नहीं एक तो अलग हो गया। जैसे कुछ भी खेल होता है यार कि आप आंगनबाड़ी वगैरह में फीस खिलवाते हैं इस खेल को, दो दूना चार मेरा बस्ता है तैयार, चार दूना आठ देखेंगे हम राजघाट, ऐसी चीजें। एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं, पहाड़ा सीख रहे हैं, लेकिन खेल खेल में सीख रहे हैं, गीत में सीख रहे हैं। उसी प्रकार से खेल खेल में अंकों को जोड़ना, घटाना सीखना, ये सब चीजें भी एक प्रकार से क्या है, खेल से शिक्षा का संबंध या शिक्षा से खेल का संबंध है। छात्र में नैतिकता, मूल्य और आपसी विश्वास की भावना सीखते हैं। आपस में जब मिलते हैं तो खेल के मूल्य क्या है, यानी खेल में नैतिकता रखनी चाहिए, चीटिंग नहीं करना चाहिए, सीखते हैं खेल से। दूसरा बात मूल्य, यानी खेल में मुख्य मुद्दा क्या है, जीतना है या ईमानदारी से खेलना है, वो सीखते हैं। विश्वास की भावना, आपसी विश्वास की भावना, मतलब पता चला ना कि ऐसे दो क्रिकेटर हैं, तो एक ऐसे बॉल पकड़ा हुआ है जिसको मारना है, और एक वहां है दूसरे साइड, जब ये मारेगा, एक रन के लिए दौड़ना है, तो वो दौड़ के इधर आएगा, ये दौड़ के उधर जाएगा, यही होता है, ऐसा ही होता है ना। तो पता चला एक ने मार दिया और दूसरा दौड़ा ही नहीं, उसको विश्वास ही नहीं है कि ये दौड़ पाएगा सामने वाला, और आउट हो जाएंगे कर, तो दौड़ा ही नहीं। तो ये आपसी विश्वास भी बढ़ता है कि भाई ये मारा है तो मेरे को दौड़ना ही, ठीक। चलिए, खेलने के माध्यम से अनेक शिक्षात्मक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे योग्यता, प्रतिस्पर्धात्मक भावना, योजना बनाने, उसे कार्यान्वित करने की क्षमता, हार और जीत कैसे स्वीकार करनी चाहिए, समर्पण, परिश्रम का महत्व क्या है, ये सब चीजें। खेल कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को भी बढ़ावा देता है, जैसे वर्णमाला लिखना, उसमें रंग भरना। तो रंग भरना क्या है,
एक क्रिएटिव चीज हो सकता है। और ध्यान रखिएगा, अभी जो सीजी टेट का एग्जाम हुआ उसमें जो मैं पढ़ाया था, चाहे वो बाल विकास हो, चाहे वो मैथ्स पेडागोजी हो, चाहे हिंदी शिक्षण शास्त्र हो, जितने भी टॉपिक मैंने लिए थे स्पेशली, उन सब टॉपिक से 100%, लगभग 100%, 100% नहीं बोल सकता, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर भी हैं, लेकिन 30 में से अगर 28 प्रश्न, 27 प्रश्न भी सीधे फंस रहे हैं, तो इसका मतलब है कंटेंट दमदार है। अब कंटेंट ही मेन है, तो कंटेंट को हल्के में मत लीजिएगा, बस रट जाइएगा, चाट जाइएगा, बाहर से प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन यहीं से जो प्रश्न बनेगा उसको बना पा रहे हैं कि नहीं, ये मेन मुद्दा है। ठीक है, तो इसलिए मेरे को वो बात याद आ गया, क्योंकि उसमें इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था, खेल कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। तो अगर आपसे पूछा कि बच्चा कोई वर्णमाला में रंग भरने का काम कर रहा है, और आपसे कुछ ऑप्शन दे दिया कि रंग भरने का काम कर रहा है, इसकी वजह से बच्चे की सृजनात्मकता में वृद्धि हो रही है, रंगों को पहचानने में वृद्धि हो रही है, बच्चा अल्फाबेट सीख रहा है, चाहे वो अंग्रेजी का अल्फाबेट हो चाहे हिंदी का अल्फाबेट हो, सीख रहा है। अगर ऐसा अक्षर ज्ञान सीख रहा है, अगर आपसे ऐसा पूछे तो आप बोलेंगे हाँ, रचनात्मकता में वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ए बना हुआ है, इस ए के अंदर कुछ इस प्रकार का ए मान लेते हैं, ऐसा बनता है ना, ऐसा ए बना हुआ है। अब बच्चे को बोला जाता है कि इस ए के अंदर रंग भरना है, अल्फाबेट पहचानने की बात हो रही, इस ए के अंदर रंग भरना है। कोई बच्चा यहाँ हरा रंग भरता है, कोई नीला रंग भरता है, अपने अपने क्रिएटिव दिमाग के अनुसार बच्चे भरते जाते हैं। और ये जो कहानियां बताता हूं ना छोटी छोटी, इसी कहानी से प्रश्न पूछता है बच्चे। फिर आपको लगेगा कि ये कहानी तो फालतू सुना रहा है, लेकिन यहां से प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आएगा। मैं पढ़ाने में कभी भी सिलेबस से हटता नहीं हूं, वहीं तक बताता हूं जहां तक प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए, खेल भाषाई विकास में सहायक होते हैं। भाषा का विकास, जैसे मैंने बताया कि कोई एक बच्चा है जो गया और दूसरे समाज का कोई बच्चा उससे मिला, या फिर दूसरे परिवार के किसी बच्चे से मिला, तो उसका भाषा का विकास होगा ही होगा। वो उसकी भाषा सीखेगा, इसकी भाषा सीखेगा। कोई महाराष्ट्री कोई व्यक्ति है, महाराष्ट्रियन है, उसके चारों तरफ बिहारी है, तो महाराष्ट्रियन को मराठी बोलना चाहिए, लेकिन बोलता बिहारी है, भोजपुरी है। काहे बोलता है? माहौल की वजह से, अपने दोस्तों से वैसे ही मिला होगा, वैसे ही बोलता है। खेल द्वारा स्वानुशासन, साहस, धैर्य, समाज सेवा, सहयोग, संघर्ष, देश प्रेम की भावना विकसित होती है। खेल आधारित शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को अन्यथा सीखने की गतिविधियों से अधिक संलग्न होने के लिए प्रेरित करना है। यानी खेल खेल में सीखेंगे, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि वो खेल खेल रहे हैं कि सीख रहे हैं। एक्चुअल में उनको पता चलेगा कि वो खेल खेल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सीखते जाएंगे। ठीक। खेल आधारित शिक्षा यह मानती है कि बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और व्यवहारिक अन्वेषण और खोज के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। यहां से एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछ सकता है, क्या प्रश्न पूछ सकता है कि खेल आधारित शिक्षा की महत्वपूर्ण धारणा क्या है? खेल आधारित शिक्षा की महत्वपूर्ण धारणा क्या है? आपसे पूछेगा। बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं, बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु नहीं होते हैं, बच्चों को जब तक उनके अंदर जिज्ञासा नहीं जगाया जाए वे जिज्ञासु नहीं बन सकते। ऐसे 4-5 ऑप्शन दे देगा। और चूंकि आप यहां से पढ़े हैं अभी, तो आपको याद रहेगा। मैंने पॉइंट करा दिया तो याद है, लेकिन अगर पॉइंट नहीं कराया तो भी आपको याद रखना है। एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, किसी भी लाइन में आपको फालतू लाइन नहीं मिलेगा, हर लाइन में कुछ ना कुछ फैक्ट मिलेगा। ठीक है। खेल विधि को सबसे पहले एच कार्लवेल कुक ने प्रस्तुत किया था, और बाद में संसार में फ्रेडरिक फ्रोबेल द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। यह अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने के विषय में सुनिश्चित करती है। तो ध्यान रखेंगे ये भी लाइन। सबसे पहला खेल विधि, यानी शिक्षा के लिए खेल विधि, खेल माध्यम किसने प्रस्तुत किया? तो एक नाम रखेंगे, एक प्रश्न है ये। दूसरा, इसको पॉपुलर किसने बनाया, लोकप्रिय किसने बनाया? फ्रेडरिक फ्रोबेल। दूसरा नाम भी आप याद रखें, रखना पड़ेगा, नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक, चलिए
अब देखते हैं विशेषताएं क्या है, तो छोटा छोटा करके देखेंगे फटाफट। खेल की सबसे पहली विशेषता है कि खेल आमोद प्रमोद है, खेल में मजा आता है। कोई भी ऐसा क्रियाकलाप जिससे बच्चों को आनंद मिलता है वो सब खेल है। चाहे वो पहाड़ा रटने में आनंद मिले, जिसको आप खेल नहीं मानते हैं, बच्चे उसको उसमें उसको आनंद मिल रहा है उसको करने में, तो वो खेल है उसके लिए। ठीक, जैसे आपको ये बदमाशी लगेगा, शरारत लगेगा कि ये रिमोट को ऐसा मार के क्यों तोड़ रहा है, अगर बच्चे को मजा आ रहा है ये करने में, उसके लिए वो खेल है। ठीक, चलिए। खेल के माध्यम से बच्चों में भाषा एवं संचार कौशल विकसित करने में सहायता मिलती है, बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। खेल बच्चों को रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। अलग अलग तरीके से बच्चे खेलते हैं और अलग अलग तरीके से रचनात्मक चीजें प्रस्तुत करते हैं। खेल के माध्यम से मिलने वाली चुनौती बच्चों में सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। खेल खेल में शिक्षा बोझ रहित और मनोरंजन होता है। बोझ रहित और मनोरंजन मतलब बच्चों के ऊपर लोड नहीं लगता, बच्चों को उनको लगता है कि हम मनोरंजन कर रहे हैं और वैसे ही वो सीखते। खेल वह क्रिया है जिसमें आनंद, स्वतंत्रता, आत्म प्रेरणा तीनों गुण मिलते हैं। तो खेल के प्रमुख 3 गुण अगर आपसे पूछ ले, तो यहां से भी प्रश्न पूछ लेगा। खेल के प्रमुख 3 गुण आपसे पूछा तो बोलेगे आनंद, स्वतंत्रता और आत्म प्रेरणा। आनंद मतलब मजा, स्वतंत्रता मतलब उसमें कोई उनको रोक टोक नहीं कर रहे हैं, आत्म प्रेरणा मतलब जो वह काम कर रहे हैं उनको करवाने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो, अंदर से ही इच्छा जागृत हो रही है कि मुझे ये खेल खेलना चाहिए। क्लियर है? चलिए। सभी बच्चों को अन्वेषण के लिए, हंसने आनंद उठाने के लिए समय, जगह और अवसर, अकेले या दोस्तों के साथ खेलना जरूरी है, इसलिए खेल को प्रोत्साहित करना आवश्यक है, जिसमें सभी बच्चों का विकास, शिक्षा और कल्याण में सहयोग कर सकते हैं। खेल के माध्यम से बच्चों के शारीरिक कौशल को विकसित करने तथा स्वस्थ रहने में सहायता मिलती है। खेल बच्चों को ज्ञान बढ़ाने, निर्णय लेने और मानसिक कौशल विकसित करने में भी सहायता करता है। खेल कूद से बच्चों में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल भी बढ़ता है। एक प्रश्न देख लेते हैं। एक मिनट। एक प्रश्न देख लेते हैं। खेल और शिक्षा के संबंध में सही कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। आप भी अपना उत्तर कमेंट करते जाइएगा। यूट्यूब में देख रहे होंगे तो मेरे उत्तर तक पहुंचने से पहले आपका उत्तर कमेंट हो जाना चाहिए कि उत्तर क्या है। खेल और शिक्षा के संबंध में सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है, खेल से छात्रों का ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। तो बिल्कुल बढ़ती है। बच्चा एक क्षेत्र में जब मन लगा करके, ध्यान लगा के काम करता है तो फिर दूसरे क्षेत्र में भी उसकी आदत बन जाती है कि वो ध्यान लगा के ही काम करे। खेल कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। पढ़ लिए हैं कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता, जैसे मैंने बताया था कि ए है और इस ए के अंदर रंग भरना है, तो रंग किस प्रकार से भरा जाएगा। ठीक, चलिए तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। छात्र मानसिक और शारीरिक प्रशिक्षण सीख पाते हैं। तो होता है खेल के माध्यम से मानसिक प्रशिक्षण, शारीरिक भाग दौड़ होती है तो प्रशिक्षण का भाग है, होता है, बिल्कुल सही। तीसरा नंबर देखते हैं, योग्यता, प्रतिस्पर्धात्मक भावना, योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने की क्षमता भी बच्चों में विकसित होती है। तो तीनों चारों कथन तो सही है भाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक नहीं होगा, मतलब एक तो हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन 1 2 3 4, चारों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, आपका उत्तर क्या आया था कमेंट कर लीजिएगा, पहले ही कर लीजिएगा, मिटाने की जरूरत नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं कि पहले कमेंट करते हैं फिर मिटा देते हैं। आप अपनी गलतियों को मिटाइए मत, अपनी गलतियों को सुधारिए, मिटाने का काम न करिए। ठीक, क्योंकि आप तो यहां मिटा लेंगे लेकिन एग्जाम हॉल में तो मिटा नहीं पाएंगे ना, तो सुधारने की कोशिश करिए, मिटाने की। चलिए एक और प्रश्न देख लेते। एक और प्रश्न कहता है कि खेल के माध्यम से बच्चों में कौन सी विशेषताएं देखने को नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर ए, भाषा व संचार कौशल, शारीरिक कौशल और स्वास्थ्य, शिक्षा के विकास में रुकावट, रचनात्मकता, मानसिक कौशल। कौन सी चीज देखने को नहीं मिलती है? तो जब एक बच्चा दूसरे बच्चे से मिलता है तो उसकी भाषाएं सीख लेता है। जैसे मैंने बताया, मराठी है, कोई महाराष्ट्र का है, मराठी है, लेकिन उसके आसपास बिहारी लोग रहते हैं,
तो क्या सीखेगा, बिहारी वाला भाषा सीख लेगा, भोजपुरी सीख लिया, तो ये तो है ही है, मतलब नहीं है वो विशेषता। शारीरिक कौशल और स्वास्थ्य में वृद्धि, रोज दौड़ेंगे, भागेंगे, कसरत करेंगे तो शारीरिक कौशल बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा के विकास में रुकावट नहीं, शिक्षा के विकास में रुकावट नहीं है बल्कि सहायक है। यही चीज तो हमको समझना है, शुरू में ही मैंने बताया था, सबसे पहले यही बताया था कि भारत के जो पेरेंट्स हैं उनको यह लगता है कि जब खेल खेला जा रहा है तो एक्चुअल में टाइम पास किया जा रहा है बच्चों के लिए, यानी अनुत्पादक कार्य उसको मानते हैं कि खेल का कोई जीवन में महत्व नहीं है। और उसी में मैंने बताया था कि खेल का शिक्षा से और शिक्षा का खेल से संबंध है। क्लियर है? तो ये किसी प्रकार से रुकावट पैदा नहीं करता बल्कि शिक्षा को शिक्षा देने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, रचनात्मकता और मानसिक कौशल को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही उत्तर हो जाएगा इसका। आपने क्या उत्तर लिया था, फट से कमेंट तो कर चुके होंगे, आप देखिए कि आपका उत्तर सही है या नहीं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं बच्चों के खेल के प्रकार। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा खेल और शिक्षा इसमें खत्म हो जाए। तो बच्चों के क्रियाकलापों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है और वर्गीकरण का आधार खेल के स्थान, यानी अंदर खेले जाने वाले खेल और बाहर खेले जाने वाले खेल और आवश्यक कौशल के आधार पर हो सकता है। देखिए कोई भी खेल जो है दो तरीके से मुख्य रूप से विभाजित हो सकता है। एक तो खेल होगा जिसको बाहर खेला जाएगा और एक खेल होगा जिसको अंदर खेला जाएगा। अंदर खेला जाएगा और बाहर खेला जाएगा मतलब क्या है? अंदर खेलने का मतलब यह है कि उस खेल को खेलने के लिए बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं है, किसी कमरे में भी वो खेल खिलाया जा सकता है। जैसे आप कैरम बोर्ड खेलें, जैसे आप चेस खेलें, जैसे आप लूडो खेलें। अब जो अंदर खेले जाने वाले खेल हैं इनको जिन स्टेडियम में खेला जाता है उनको बोला जाता है इंडोर स्टेडियम। इंडोर स्टेडियम मतलब दरवाजे के अंदर खेले जाने वाले खेल के लिए जो स्टेडियम होता है उसको इंडोर स्टेडियम कहा जाता है। बाहर खेले जाने वाले खेल जो होते हैं इसको आउटडोर स्टेडियम कहा जाता है। आउटडोर खेल के कुछ उदाहरण अगर आप बोले, क्रिकेट खेलेंगे आप आउटडोर में, वॉलीबॉल खेलेंगे आउटडोर में, इसके अलावा फुटबॉल आप खेलेंगे आउटडोर में। आप रग्बी एक गेम होता है, ऋषि कपूर का एक अच्छा बहुत बढ़िया मूवी था, भूल गया मैं कौन सा मूवी था, उसमें रग्बी खेलते। आपको अगर वो खेलना है, हॉकी खेलना है तो आप खेलेंगे आउटडोर में। आपको अगर गोल्फ खेलना है तो आउटडोर में, जगह बड़े जगह की आवश्यकता हो। वैसे खेल को क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे बाहर खेले जाने वाले खेल। छोटे जगह की आवश्यकता होगी उसको बोलेंगे अंदर खेले जाने वाले खेल। मुख्य रूप से खेल को दो तरीके से बांटा जाता है। ठीक है, आप आउटडोर के लिए, बाहर खेलने के लिए आउटडोर स्टेडियम और अंदर खेलने के लिए इंडोर स्टेडियम बनाए जाते हैं। छोटे स्टेडियम होते हैं इंडोर स्टेडियम जिसके अंदर ही खेल खेला जाता है और वहीं पे दर्शकों के बैठने की व्यवस्था भी होती। आप कई इंडोर स्टेडियम भी जानते होंगे, कई आउटडोर स्टेडियम भी जानते होंगे। तो एक काम करिएगा, आप नीचे एक कमेंट करिएगा, एक इंडोर स्टेडियम बताइएगा, भारत का प्रसिद्ध इंडोर स्टेडियम या छत्तीसगढ़ का जो आपको पता हो इंडोर स्टेडियम कौन सा है, और एक आउटडोर स्टेडियम लिखिए। कमेंट में लिखिएगा कि आउटडोर स्टेडियम कौन सा है जो आपकी जानकारी में, और नहीं होगा जानकारी में तो गूगल में सर्च करके लिखिएगा। लेकिन हर एक बच्चा इससे जागरूक रहे इसलिए बताता हूं। ठीक, फिर भी ये सब चीजें तो ठीक है इंडोर आउटडोर, लेकिन बच्चे के उम्र के हिसाब से जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो किस प्रकार से खेल को खेलेगा उस हिसाब से हम खेल को 4 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। अब ये जो 4 प्रकार हैं, खोजपरक अथवा अन्वेषणात्मक खेल, रचनात्मक खेल, कल्पनात्मक खेल और नियमबद्ध खेल, ये जो खेल हैं, खेल के 4 प्रकार हैं, ये इसी क्रम में बच्चे में विकसित होते हैं। यानी बच्चा शून्य से लेकर के आगे बढ़ रहा है, मान लेते हैं 100 साल तक कोई व्यक्ति जीता है, तो किसी बच्चे के अंदर सबसे पहले नियमबद्ध खेल नहीं आएगा, कल्पनात्मक खेल नहीं आएगा। सबसे पहले कौन सा खेल आएगा? यही खेल आएगा, खोजपरक अन्वेषणात्मक खेल। उसके बाद रचनात्मक खेल दूसरे स्टेप में, फिर तीसरे स्टेप में कल्पनात्मक, चौथे में नियमबद्ध खेल। हो सकता है रचनात्मक खेल और कल्पनात्मक खेल थोड़ा आगे पीछे हो जाए, इसमें थोड़ा सा मनोवैज्ञानिकों को थोड़ा सा शंका संदेह रहता है
कि अच्छे तरीके से मतलब कौन सा खेल आगे आएगा पीछे आएगा एकदम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन खोज परख पहले आएगा और नियमबद्ध आखिरी में आएगा, इस बात को तो कंफर्म रहे। ठीक, बाकी अगर आपसे पूछेगा क्रम तो आपको यही क्रम बताना है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। क्योंकि आपके एग्जाम मतलब सिलेबस में खेल और शिक्षा है, तो खेल के विषय में विशेष तौर पे ही बातचीत करना आवश्यक हो जाता है। तो आपसे पूछेगा खेल का क्रम या बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से किस प्रकार से खेल खेलते हैं, तो आप कहेंगे उनकी खेल का क्रम यानी खेल का प्रकार कुछ इस प्रकार से होता है सर। पहला खोज परख या अन्वेषणात्मक खेल होगा, दूसरा होगा वो रचनात्मक खेल होगा, तीसरा कल्पनात्मक खेल और चौथा नियमबद्ध खेल होगा। चलिए एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। पहला खोज परख अथवा अन्वेषणात्मक खेल, एक ऐसा खेल जो बच्चा सबसे शुरुआत में खेलता है। जैसे ये मैंने आपको क्या बताया, बच्चे को जिस काम को करने में मजा आ रहा है वो उसके लिए खेल है। तो बच्चा क्या करेगा, रिमोट पकड़ेगा, रिमोट को ऐसे खोलेगा, इसके अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो देखने की समझने की कोशिश करेगा। शुरुआत में बच्चा यही करता है, खोज परख खेल खेलेगा, अन्वेषणात्मक खेल खेलेगा। क्लियर है, क्योंकि उसको मजा आ रहा है तो खेल है। तो यह किसी भी बच्चे का प्रथम क्रियाकलाप है। शिशु अपने आसपास के संसार से परिचित नहीं होता, वह वस्तु को देखता है, सूंघता है, सुनता है, छूता है और कभी कभी उसका स्वाद भी लेता है। ऐसा करके वह विभिन्न संयोजनों में किसी वस्तु के रंग, आकार, भार, बनावट और आकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। चूंकि वो हमारे लिए भरे विनाश हो, इसको तोड़ दिया, लेकिन उसके लिए खेल है। अब इसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर रहा है वो। अब उसके जगह में एक और देखा तो बोला भैया ये दोनों ही रिमोट है, क्योंकि इसमें भी बटन और इसमें भी बटन है, कलर भी इसमें और इसमें भी कलर। क्लियर है। चलिए, बच्चा प्राकृतिक वस्तुओं जैसे रेत, पानी, मिट्टी, पेंट, लकड़ी इत्यादि से खेलता है। प्राकृतिक वस्तुओं का अपना निजी स्वरूप होता है। सूखी रेत, गीली रेत की प्रकृति में अंतर होता है। बच्चा यह सीखता है कि सूखी रेत को कोई रूप देने से उसमें पानी डालना पड़ता है, साथ ही यदि उसमें ज्यादा पानी डाल दिया जाए तो भिन्न प्रकार से हो जाती है। मतलब खेल खेल में वो चीजें सीख रहा है। क्या सीख रहा है? अब वो नहीं जानता कि रेत में पानी डालने से विज्ञान का कौन सा नियम काम करता है, वो अलग बात है। लेकिन उसको इतना पता चल गया कि मेरे को शिवलिंग बनाना है तो मैं सूखे रेत से नहीं बना सकता, उसमें पानी डालूंगा, लेकिन ज्यादा पानी डालूंगा तो और गीला हो जाएगा, तो मैं कम पानी डाल करके उसमें शिवलिंग बना सकता हूं, गोला आकार बना सकता हूं, कुछ भी बना सकता हूं। ठीक, चलिए। तो ये खेल से यानी खोज परख खेल से बच्चा किस प्रकार से सीखता है उसका एक उदाहरण सूखी रेत गीली रेत वाला है। वस्तुओं की खोज में बच्चे में हस्त प्रयोगी कौशल और समन्वय का विकास होता है। खेल के माध्यम से बच्चे वस्तुओं का संचालन और नियंत्रण करना सीखते हैं। इस पॉइंट का मतलब क्या है, पूछेगा आपसे विभिन्न प्रकार का, आपसे आपके सामने वो दे देगा, क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता दे देगा। कि पहला विशेषता दे दिया, निम्नलिखित में से किस प्रकार का खेल हो सकता है, विशेषताओं के आधार पर चिन्हित करिए। पहला दे दिया, यह किसी बच्चे का प्रथम क्रियाकलाप होता है। दूसरा दे दिया, बच्चा प्राकृतिक वस्तुओं से खेलता है या सीखता है। तीसरा दे दिया कि बच्चा जो है हस्त प्रयोगी कौशल, इस खेल से बच्चे में हस्त प्रयोगी कौशल का विकास होता है। अब ऑप्शन दे दिया, खोज परख खेल है, नियमबद्ध खेल है, कौन सा खेल है आपको छांटना है। तो ये एक एक पॉइंट याद रखना है। ठीक, तो बच्चों में हस्त प्रयोग कौशल का विकास किस प्रकार से होता है, मान लेते हैं रेत का ही उदाहरण ले लेते हैं। कोई बच्चा है जो एक बात जान गया, पहला बात कि सूखी रेत से मैं शिवलिंग नहीं बना सकता, गीली रेत से बना सकता हूं। गीली रेत में उसने पानी मिला, मतलब सूखी रेत में पानी मिलाया, उसको गीला किया, अब शिवलिंग बनाने की प्रक्रिया उसने शुरू कर दी। अब हाथ को अगर तेजी से ऐसे रेत से दबा दे, रेत को ऐसे दबा दे, शिवलिंग फूट जाएगा, बन नहीं पाएगा। तो उसी चीज को कहता है कि इसमें हस्त प्रयोगी कौशल और समन्वय। हस्त प्रयोगी कौशल मतलब हाथ को कितना मतलब दबाना है, कितना नहीं दबाना है, इस सब का समन्वय उसको सीखता है। कौन से स्टेप से? पहले ही स्टेप से सीखना शुरू कर देता है। कहां से? खोज परख और अन्वेषणात्मक खेल। दूसरा होता है रचनात्मक खेल। रचनात्मक खेल जो है अन्वेषणात्मक खेल का एक अगला स्टेप होता है।
अन्वेषणात्मक खेल में बच्चे ने सीखा कि मैं सूखे रेत को गीला कर सकता हूं और गीला करके विभिन्न प्रकार से आकृति बना सकता हूं। अब उस गीले रेत से वो कौन कौन सी आकृति, कौन कौन सी रचनाएं बना सकता है, रचनात्मकता कर सकता है, वही है, उसी के अंदर आएगा रचनात्मक खेल। और अन्वेषणात्मक खेल और हस्तप्रयोगी कौशल के विकास से रचनात्मक खेल का उद्भव होता है। बच्चा उपलब्ध सामग्री की सहायता से कुछ नवीन निर्माण करता है। इससे पहले विचार का स्फुटन किसी दूसरे बच्चे या वयस्क को देखते हुए अथवा किसी आकस्मिक घटना के परिणाम स्वरूप हो सकता है। अन्वेषणात्मक खेल के विपरीत रचनात्मक खेल में बच्चे का व्यवहार ध्येय की प्राप्ति की ओर केंद्रित रहता है और उसके सभी क्रियाकलाप इस प्रकार सुसंबद्ध सुनियोजित होते हैं कि परिणाम अंतिम उत्पाद तैयार होता है। रेत का किला बनाने या ब्लॉक बनाने, ढांचा का निर्माण करना रचनात्मक खेल का एक उदाहरण हो सकता है। ठीक, समझना की बात क्या है? समझने की बात यह है कि पहले बच्चे ने अन्वेषणात्मक खेल सीखा, अन्वेषण करना सीखा कि मैं रेत को गीला करूंगा या करूंगी और उससे मैं कुछ चीजें बना सकती हूं, ऐसा उसने सीखा। अब दूसरे स्टेप में जब बच्चा आता है, यानी रचनात्मक खेल वाले में आता है, तो उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता है। आगे किस प्रकार से बढ़ा सकता है? वो किसी बड़े बच्चे को देख सकता है कि वो तो रेत से कुछ इस प्रकार की आकृति बना लेता है, शिवलिंग की आकृति या किला की आकृति बना लेता है, तो उसको देख करके उसके मन में विचार आता है कि मेरे को भी बनाना है। अब पहले वाले अन्वेषणात्मक खेल में वो ये देख रहा था, पहले वाले खेल में, कौन से में? इसमें कहा गया, इस वाले खेल में खोज परख या अन्वेषणात्मक खेल में वो देख रहा था, क्या देख रहा था कि कौन सी चीजें किस प्रकार से व्यवहार करती हैं, सूखा रेत किस प्रकार से व्यवहार करता है, गीला रेत का व्यवहार कैसा होता है, ये सब चीजें वो देख रहा था। लेकिन जब उस खेल से एक स्टेप आगे रचनात्मक खेल में आता है तो वो व्यवहार नहीं देखता। वो क्या देखता है कि मेरे को जो चीज बनाना है, मेरा जो लक्ष्य है, जैसे रेत का किला बनाना है, तो रेत का किला जो मैं बनाऊंगा वो किला मैं किस प्रकार से बनाऊं, यानी उसका पूरा ध्यान किले के बनाने पर होता है, न कि अन्वेषण पर होता है। रचनात्मक पर पूरा फोकस होता है कि मेरे को लक्ष्य प्राप्त करना ही करना है, न कि अन्वेषण पर होता है। यानी अंतिम उत्पाद जो उसको बनाना है उस पर वो ध्यान केंद्रित करके उत्पाद बनाता है। पहले बच्चा छोटा था तो उसका हाथ की जो क्रिया थी, जो हाथ का समन्वय था, उतना अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसका समन्वय बढ़ता जाएगा। जब वो रचनात्मक खेल के स्तर पर पहुंचेगा तो उसका समन्वय बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी वो अच्छे तरीके से ज्यादा सफाई के साथ चीजों को करेगा, ज्यादा बारीकी से चीजों को काम कर पाएगा, अधिक कौशल प्राप्त कर लेगा समन्वय में। क्लियर है? चलिए अगला खेल देखें, कल्पनात्मक खेल। कल्पनात्मक खेल तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूं। कल्पनात्मक खेल यानी ऐसा कोई खेल जो कल्पना में चलता है। क्लियर है? हम लोगों ने मैं बता रहा हूं, हम लोग के यहाँ एक दुकान हुआ करता था। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं, एक छोटी सी कहानी याद आ गई मेरे बचपन की। एक दुकान हुआ करता था हमारे यहाँ, किराने का दुकान था। तो शुरू में जब हम लोग छोटे थे तो दुकान को, जैसे मम्मी पापा कहीं जाते थे, दुकान को बंद करके चले जाते थे। ठीक, उसके बाद हम लोग थोड़े बड़े होने लगे, टीवी आया हमारे घर में। उस समय उस गांव में केवल 2 ही टीवी था। एक तो जिसका देहांत हो गया अभी, एक महिला थी दरोगिन करके, उसके यहाँ था, और एक हमारे यहाँ सेकंड टीवी आया था। तो टीवी में ना बहुत सारी चीजें दिखाई जाती थी, जैसे सीबीआई, जैसे कोर्ट मतलब वो कोर्ट में दिखाया जाता था, गवाह को बुलाओ, वकील को बुलाओ, ऐसा ऐसा चीज। ठीक, तो थोड़े से हम लोग बड़े हो गए, तो मैं था, मेरी बहन थी, मेरा भाई था। भाई सबसे छोटा था, तो भाई की एक आदत थी ना कि हम लोग कुछ भी गड़बड़ करते थे, मैं या मेरी बहन, तो मम्मी को बता ही देता था किसी भी मामले में, चुपके से जैसे भी बताता था बता ही देता था। उसको लाख मना करते थे लेकिन वो बता ही देता था। तो हम लोग ना एक समय था, तो फिर थोड़ा सा बड़े हो गए, तो हम लोग थोड़ा जोड़ घटाव जान गए, चीज़ों को मैनेज करना जान गए, सब चीज़ें जाने। तो जब जोड़ घटाव मैनेज करना जाने तो फिर
फिर मम्मी पापा कहीं जाते थे तो दुकान खुला छोड़ देते थे, कोई आएगा तो उसको सामान वामान दे देना, ऐसा बोलते थे। तो हम लोग सीबीआई और ये सब जांच एजेंसी वगैरह देखा करते थे टीवी में, तो हम लोग का दिमाग तो ज़्यादा था नहीं। तो मैं और मेरा भाई और मेरी बहन 3 लोग थे। तो हम लोग मेरे भाई को बोलते थे कि तुम सीबीआई सीबीआई खेलोगे? हाँ सीबीआई सीबीआई खेलूंगा। तो क्या होता है सीबीआई में, क्या होता है कहीं पे कोई चोरी होता है तो जाते आते हैं सीबीआई वाले जांच करने, और जांच करके फिर बताते हैं क्या चोरी हुआ है क्या चोरी नहीं हुआ है, ऐसे कर। तो ठीक है खेलूंगा। तो फिर दुकान के अंदर हम पहले मैं और मेरी बहन गए और दुकान बंद कर दिए, बाहर से बंद हो गया अंदर से बंद कर दिए। 5 मिनट वहां पे समय गुजारना था। 5 मिनट जैसे ही समय गुजारते थे उसके बाद फिर सीबीआई आ जाता था। सीबीआई मेरा भाई रोल करता था, छोटा था, सीबीआई का रोल करता, खट 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 सीबीआई वाले आ गए हैं। तो हम लोग फिर बाहर आ जाते थे, फिर देखता था सब चीजें सब ठीक हैं, ऐसा वैसा। छोटा था, भोला था उस समय, तो सब चीजें ठीक है, आ जाता था। फिर वो जाता था, तो वो जब जाता था तो फिर हम लोग 5 मिनट का समय देते थे। फिर 5 मिनट बाद फिर हम लोग खटखट सीबीआई वाले आ गए, मैं और मेरी बहन जाते थे और देखते थे क्या कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, कुछ चीजें चोरी तो नहीं हुई। फिर हमारी बारी, फिर उसकी बारी, इसकी बारी, वैसे करके हम लोग लगभग, मैं और मेरी बहन मिलके लगभग 7 या 8 पार्ले जी खा गए और मेरे भाई को पता नहीं चला। तो ये खेल कौन सा था? कल्पनात्मक खेल। हम लोग उसको भी शामिल कर सकते थे कि तुमको भी खिलाएंगे, लेकिन वही एक डर था ना, कभी ना कभी वो मम्मी को बता ही देते, तो उसको शामिल नहीं करते हम लोग। उसको सीबीआई इंक्वायरी में बाहर ही बैठाते थे, भाई तू अलग दल का है। तो वो कैसा खेल था? कल्पनात्मक खेल। यानी आप है नहीं वो, मैं सीबीआई वाला नहीं था, मैं चोर भी नहीं था, लेकिन कल्पना में सीबीआई बने, कल्पना में चोर बने, कल्पना में वकील बने, कभी कल्पना में जज बने। आप वो फिल्म देखे क्या? वो क्या नाम है, राजा बाबू, गोविंदा का। उसमें जब करिश्मा आती है तो पूछती क्या आपका लड़का, मतलब क्या ये राजा बाबू क्या वकील है? नहीं 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 नहीं। दूसरा तस्वीर देखती है जिसमें पुलिस वाला बना रहता है, ये पुलिस वाले की तस्वीर में पुलिस ड्रेस में खिंचा रहा था, तो क्या पुलिस वाले? नहीं। क्या जज है? नहीं। क्या डॉक्टर है? नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे राजा बाबू तो 5वीं फेल हैं, 5 बार हो गई, 5वीं में 5 बार फेल हैं। जो भी कैरेक्टर उनको पसंद आता है उस कैरेक्टर में अपना एक फोटो खिंचवाते हैं, फ्रेम करके टंगवा देते हैं, वही है हमारे राजा बाबू। तो कल्पना में, तो उसी प्रकार से कल्पना में जो खेल होगा उसको, उस खेल को क्या बोलेंगे? कल्पनात्मक खेल बोलेंगे। जैसे आप लोग होते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको देखिएगा छोटा छोटा अपना घर बंदोरिया खेलते। घर बंदोरिया जानते? छोटा छोटा ऐसे वो बनाए, क्या बोलते हैं, मिट्टी रेत रहता है तो रेत में और अच्छे तरीके से खेलते हैं। ऐसे ऐसे घेरा बनाया और घेरे के अंदर रहते हैं बच्चे, उसमें रहते हैं। कोई पति का रोल कर रहा है, कोई पत्नी का रोल कर रहा है, कोई मेहमान आया तो उसको खाने पीने का भी चीज देते हैं, जाओ उसको खाने का देते। तो अभी मैं गया तो मेरी भांजी आई हुई थी, तो मैं और भांजी मिल करके, मेरी भांजी छोटी है, मतलब 6 साल की होगी, 6 साल नहीं, 4 साढ़े 4 साल की होगी। तो हम लोग वही खेल खेलते थे। छोटा छोटा गैस वाला इक्विपमेंट था, प्लास्टिक का बना हुआ, उसमें कुछ कुछ बनाते थे, चिकन बनाते थे, ये बनाते, जाओ उसको दे दो, जाओ उसको दे दो, जाती थी देने की, दे चिकन बनाया, खा के देखो, ओ हो बहुत अच्छा लगा है। तो वो एक वही वाला खेल है ये, बस कल्पनात्मक। कल्पनात्मक खेल और रचनात्मक खेल परस्पर व्यापी हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि पहले रचनात्मक खेल और कल्पनात्मक खेल में देख करके आपको समझ में नहीं आए कि ये कल्पनात्मक खेल है कि रचनात्मक खेल। ठीक, बच्चा घर बनाने के बाद यह कल्पना कर सकता है कि वह घर का मालिक है, वह विद्यमान वस्तुओं को निर्देश देता है और इस प्रकार पिता माता की तरह व्यवहार करना शुरू करता है। देखे ना, पूरा वो बनाए रहते हैं कि ये मेरा घर है, मैं पति हूं, ये पत्नी है। कोई आता है मेहमान, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, क्या खाएंगे? अच्छा अच्छा ठीक है, आपके लिए नाश्ता लेके आते हैं। और झूठ मूठ का एक तो खाली प्लेट दे देते हैं, लिए नाश्ता करो, ओहो बहुत अच्छा बनाया है आपने, ब्रेड पकौड़ा ऐसा। तो वो वाला खेल। ठीक, बच्चा वयस्क की भूमिका में स्वांग करता है, यानी नाटक करता है और स्थिति और वस्तु का रूपांतरण करता है। ऐसा खेल बच्चे में कल्पना का विकास करने में सहायक होता है। गुड़ियों के साथ खेलते हुए प्रतिदिन नैतिक क्रियाकलापों को अभिनीत करता कल्पनात्मक खेल का एक उदाहरण हो सकता है। या घर बंदोरिया वाला जो बताया, जिसमें ऐसे मिट्टी का, रेत का ऐसे घेर घेर के घर बनाते हैं, उस घर में कोई रहता है, माता पिता को रोल करता है, वो सब चीजें भी। अब आया नियमबद्ध खेल। नियमबद्ध खेल जो होगा आखिरी का खेल होगा। ठीक, आखिरी में जो बच्चा सीखेगा वो होगा नियमबद्ध खेल। यानी अभी तक जो खेल होते थे वो तो बस ऐसे ही थे,
किसी बच्चे को पता चला कि ऐसे घर बना हुआ, तो पता चला कि मैं इस घर से ऐसे दूसरे के घर में चला जा रहा हूं, कोई नियम कोई कानून नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है तो चल रहा है, नहीं तो लड़ाई हो गई तो पूरा खेल खत्म। दूध देते थे, कहते दूध देना मतलब समझते हैं? नहीं समझते? दोदरा, दोदरा समझते हैं? नहीं समझते? समझते हैं कि नहीं समझते? बताऊं? बता देता हूं, चलिए। जो सरगुजा साइड के होंगे वो लोग समझ गए होंगे। दो दना, दूध देते थे। दूध देना मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बेईमानी करते हैं खेल में, या नहीं मानते खेल के नियम। मतलब छोटे बच्चे आपस में किसी दूसरे की बात नहीं मानेंगे, या फिर जैसे मान लेते हैं कंचे का खेल है, कंचे का खेल हुआ, ऐसे ऐसे पड़ा था तो बोल दो, मतलब मारा ऐसे एक कंचे से दूसरे कंचे को, तो कोई दूसरा इधर उधर देख रहा है तो फट से बोला और से गया, अरे ये तो पड़ गया है, जबकि पड़ा नहीं रहता, उसको कहते हैं दूध देना। तो वैसे दूध देते थे पहले, ठीक है। तो ये एक अलग बेईमानी एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन जो नियमबद्ध खेल जब बच्चे सीखेंगे तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, खेल के नियम समझने लगते हैं और उनका बराबर पालन करते हैं। गेंद का प्रयोग करने वाला कोई भी खेल ले लीजिए, चाहे क्रिकेट हो, इसमें अपने नियम होते हैं, उन नियम के अनुसार बच्चे खेलते हैं। बच्चे जैसे ही 9 या 10 वर्ष के होते हैं, नियमों का पालन करने और व्यवस्थित रूप से खेल खेलने लगते हैं। कभी कभी बच्चे इन खेलों को हेर फेर करके उन्हें नया रूप भी देते हैं और अपने नियम स्वयं बना लेते हैं। खेलों में बच्चे सामाजिक कौशल सीखते हैं, क्योंकि नियमों को इस प्रकार मनाना पड़ता है कि वे सारे समूह को स्वीकार्य हों। ठीक है, चलिए। हेरफेर, नियमों में हेरफेर करने का मतलब क्या है? अभी बताया ना मैंने कि ऐसा तो नियम के अनुसार तो करते हैं, लेकिन कभी कभी नियमों में हेरफेर भी कर लेते हैं। तो मैं बताता हूं एक उदाहरण, आप लोग खेले होंगे शायद। ऐसा एक बॉक्स बनता है, ठीक है, ठीक, ऐसा गोल, और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक। इसको ऐसे कभी कभी खींच भी देते हैं, लेकिन नहीं। यहाँ पे क्या रखा जाता है, 5 लोग खेल रहे हैं तो 5 कंचा, एक एक कंचे का खेल रहे हैं, तो इसको मारने वाला व्यक्ति एक ठो कंचा ले लेगा, इसको मारने वाला एक ठो ले लेगा, जीतते जाएगा, और बीच वाला मार के निकाल दिया तो पूरा एक ही बार में उसी का, ठीक। तो ऐसा खेल होता था एक, आप लोग भी खेले होंगे कंचे का खेल। तो जनरली लोग अपनी सुविधा अनुसार, मेरे को इस उंगली से खेलना है, कोई इस उंगली से खेलना है, ऐसे खेलते हैं। तो हम लोग छोटे थे तो हम लोग के गांव में एक लड़का था जिसका नाम था शिवलोचन। शिवलोचन, और शिवलोचन को हम लोग ग्रामीण भाषा में लोग क्या कहते थे ना, लोग कहते थे महतो के दाई है, महतो के दाई। हम लोग महतो के दाई बोलते थे, बाकी महतो के दाई। अब एक भी एक रुचिकर बात है जिसको मैं बता देता हूं आपको। महतो के दाई होने का मतलब क्या है? दाई होने का मतलब है माता, माता मतलब महतो की माता। महतो एक हमारे गांव में ना एक बुजुर्ग व्यक्ति था, और उसकी माता जो थी वो मर चुकी थी। तो हमारे मतलब गांव में एक परंपरा है कि कोई मर जाता है ना, तो मर जाता है तो फिर से पुनर्जन्म लेके किसी के यहाँ आता है। पुनर्जन्म का कंसेप्ट तो है ही, लेकिन तुरंत ही आ जाए, ज्यादा दिन न लगे तो, या फिर जान पहचान वाले में आ जाए, पता चला यहाँ मरा, उसके यहाँ जन्म ले लिया, तो उसको कहते हैं मुआ, मतलब मुआ जन्म लिया। महतो की दाई ने, मतलब महतो की जो दाई थी, महतो की जो माता थी, उसने पुनः जन्म लिया शिवलोचन के रूप में, ये बात मान लीजिए, ठीक। तो इसको हम लोग महतो के दाई बोलते थे। अब ये लड़का क्या करता था कि खेल खेलता था हमारे साथ, तो इस वाले से खेलता था। हम लोग छोटे थे तो इस वाले उंगली से खेलता था, जीत जाता था। खेल का नियम तो यही था कि इस उंगली से खेलेगा, लेकिन उससे जीत जाता था। हम लोग को बड़ा इरिटेशन होता, तो हमने खेल का नियम बदल दिया कि हम लोग तुम्हारे साथ शिवलोचन एक ही स्थिति में खेलेंगे जब तुम इस उंगली से खेलोगे। तो इस उंगली से भी खेला, फिर जीत गया। फिर हमने नियम बदला, इस उंगली से खेल, इससे भी जीत गया, इस उंगली से खेल, इससे भी जीत गया। बोला कि मैं अब, हम लोग बोले अब तुमको खिलाएंगे नहीं। बोला मैं इस उंगली से खेल लूंगा भाई, इस उंगली से खेलने लगा, तो भी जीत जाता था। निशाना अच्छा था। फिर उल्टे हाथ से, इस उंगली से, इस उंगली से, इस उंगली, सबसे जीत गया, जीतता गया, जीतता गया, जीतता गया। फिर उसको पता है कैसे, उसको खिलाना बंद करे। फिर बोला कि नहीं मेरे को खिलाओ खिलाओ, तो उसके सामने एक शर्त रखे
कि तुम पैर की उंगली से मारोगे तब हम तुमको खिलाएंगे। अब वो इतना खतरनाक था ना वो कि पैर की उंगली से भी मारता तो भी जीत जाता था। हम लोग बहुत परेशान। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग खेल के नियम तो पहले से निर्धारित थे, लेकिन खेल के नियम को हम बदल भी देते थे शुरुआत में। बाद में जब अब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जब खेल का नियम, कोई औपचारिक संस्था खेल का नियम निर्धारित करेगा तो उसको बदल नहीं सकते, लेकिन सामान्य तौर पर बच्चे जब खेलते हैं तो उसके खेल के नियम को स्वयं हेर फेर करके नया नियम भी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, खोज परक अथवा अन्वेषणात्मक खेल में बच्चों को देखने को मिलता है, बच्चों में देखने को मिलता है। शुरुआती खेल हमने देखा था खोज परक खेल, जिस खेल में मैंने बताया था कि बालू, सूखा बालू और दूसरा गीला बालू, दो चीजें बताई थी ना, सूखा बालू और गीला बालू। तो सूखा बालू और गीला बालू में क्या प्रकृति में फर्क है, बच्चे प्राकृतिक चीजों से सीखते हैं, वो सब चीजें हमने बताया। पहला, हस्त प्रयोगी कौशलों और समन्वय का विकास होता है, शुरुआत हो जाता है, इसमें शुरुआत हो जाता है हस्त प्रयोगी कौशल का विकास होना। और प्राप्त सामग्री की सहायता से कुछ नवीन निर्माण, कल्पनात्मक विचार, नियम स्वीकार्यता। कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, जल्दी से बताइए, नीचे कमेंट कर दीजिए, फट से कर दीजिए, कर दिए। चलिए देखते हैं, प्राप्त सामग्री की सहायता से कुछ नवीन निर्माण, ये क्या था, रचनात्मक खेल था, याद होगा रचनात्मक खेल। जैसे पहले तो जान गया ये कौन सा है, हस्त प्रयोगी कौशल की शुरुआत और विकास, इसमें कौन सा था, ये वाला खोज परक अन्वेषणात्मक खेल। ठीक, यहां से बच्चा कुछ सीखा, फिर रचनात्मक खेल में गया, रचनात्मक खेल में जैसे बालू का किला बना रहे, वो सब रचनात्मक। कल्पनात्मक खेल, जैसे मैंने सीबीआई वाला बताया, कल्पनात्मक विचार, यानी कल्पना में कोई माता बन रहा है, कोई पिता बन रहा है, जैसे मैं सीबीआई वाला बना था, कभी मैं चोर बनता था। ठीक, नियम स्वीकारता तो आपका नियमबद्ध खेल के अंतर्गत, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हस्त प्रयोगी कौशलों के विकास एवं समन्वय का विकास, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से कमेंट हो जाना चाहिए आपका। किस प्रकार के खेल में बच्चों का व्यवहार ध्येय की प्राप्ति की ओर केंद्रित होता है, ध्येय की प्राप्ति मतलब लक्ष्य की प्राप्ति। पहला, अंदर खेले जाने वाले खेल यानी इंडोर्स खेल, दूसरा बाहर खेले जाने वाले खेल। तो मैंने जो आपको बस खेल के सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत ये बात बताई थी। ठीक, आप लोग कमेंट करिए, मैं 1 मिनट करिए, तुम चले जाओ, खा के आ जाना। मैंने सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत खेल क्या जो प्रकार बताया था, अंदर खेले जाने वाले खेल, बाहर खेले जाने वाले खेल, इसका जो 4 प्रकार के खेल बताए उससे कोई संबंध नहीं है। बच्चों के उम्र के हिसाब से जो खेल बताया वो मैंने 4 प्रकार के खेल बताया। कौन कौन सा, एक तो अन्वेषणात्मक, रचनात्मक, कल्पनात्मक और नियमबद्ध खेल, 4 प्रकार के खेल बताए। अब उसी में से बताना है किस प्रकार के खेल में बच्चों का ध्येय के प्रति केंद्रित हो जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, रचनात्मक खेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्यों हो गया, पहला खेल जिसमें उन्होंने अन्वेषणात्मक खेल खेला, अन्वेषण किया, खोज परख खेल किया, और उन्होंने जाना कि गीला बालू, सूखा बालू के प्रकृति में अंतर है। फिर आया रचनात्मक खेल में तो किला बनाना शुरू किया, किसी दूसरे को देख करके, किसी बड़े को देख करके, किसी अन्य दोस्त को देख करके उन्होंने, उनके दिमाग में आया कि मैं इस प्रकार से रचना कर सकता हूं। उनका मेन लक्ष्य क्या है, इस सब चीज में मेन लक्ष्य, मेन एम क्या है, मेन एम ये है कि मेरे को वो चीज बनाना है, ध्येय कंप्लीट करना है, लक्ष्य कंप्लीट करना है, किला बनाना कंप्लीट करना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कल्पनात्मक खेल तो अलग चीज है जिसको आप लोग पढ़े भी हैं। चलिए प्रश्न आएगा तो भी क्लियर हो जाएगा। कल्पनात्मक खेल, आगे कल्पनात्मक खेल के बारे में बताइए। कल्पनात्मक खेल का उदाहरण बताना है। गेंद बल्ले का खेल कल्पनात्मक खेल है, रेत का किला बनाने का खेल कल्पनात्मक खेल है, अंगुल खेल, गुड़ियों का खेल, कौन सा खेल होगा कल्पनात्मक में, रेत का किला बनाना किस प्रकार का खेल था, रचनात्मक खेल।
रेत का सॉरी गेंद सॉरी गेंद और बल्ले का खेल जो है वो कौन सा खेल है? नियमबद्ध खेल। नियमबद्ध खेल। रेत का किला बनाना कैसा खेल था? यही था रचनात्मक खेल। ठीक। अंगुल का खेल मतलब छोड़ दीजिए, चलिए ये हमने पढ़ाई ली। ऑप्शन मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा क्या है, मैं भूल चुका हूं। ऑप्शन नंबर डी, अगर गुड़ियों का खेल देखें तो इसी में तो गुड़ियों का खेल में जो बच्चा होता है वो कल्पना करता है कि गुड़िया जो है मेरी बच्ची है और मैं इसकी माँ हूं या पिता हूं, जो भी हूं, और उस प्रकार से खेल खेलता है। और इस प्रकार का खेल किस में खेला जाता है? कल्पनात्मक खेल में खेला जाता है। एक और प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नियमबद्ध खेल के अंतर्गत बनाए गए नियम में सही कथन नहीं है। कौन सा खेल सही कथन नहीं है? सारे समूह को स्वीकार होते हैं, किसी सदस्य को स्वीकार ना हो, कुछ सदस्यों को स्वीकार होते हैं। बी और सी दोनों सही है। कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? पहली बात, सारे समूह को स्वीकार होते हैं, ये बात गलत हो जाए। क्यों गलत होगा, इस विषय पर भी थोड़ा सा बात करें। मैंने क्या कहा? मैंने आपको एक उदाहरण दिया। मैंने एक उदाहरण दिया था ये वाला, पंचाकुली वाला, जिसमें मैं और महतुकदाई या फिर मैं और शिवलोचन, जिसका नाम महतुकदाई था, हम लोग खेल खेलते थे। खेल नियमबद्ध खेल के अंतर्गत बनाए गए नियम, जो नियम बनाया गया था वो मुझे स्वीकार नहीं था। अर्थात सभी लोगों को स्वीकार हो ये आवश्यक नहीं है। कुछ लोगों को स्वीकार हो सकता है और कुछ लोगों को स्वीकार नहीं भी हो सकता है। जैसे मेरे को स्वीकार नहीं था, लेकिन अन्य बड़े लोगों के साथ जब शिवलोचन खेलता था तो उसको वैसे ही खिलाते थे, इस उंगली से खेलता था। तो हमने नियम में हेर फेर कर लिया, हमको स्वीकार नहीं था इसलिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बी और सी दोनों सही हो जाएगा, ए जो है वो गलत हो जाएगा। पूछेगा प्रश्न, याद करिएगा मेरे को एग्जाम हॉल में बैठ के। अब देखते हैं कुछ और बातें। खेल खेल में शिक्षा की गतिविधियां, मतलब कौन से खेल में बच्चे किस चीज को सीखते हैं, या किस चीज को सीखने के लिए कौन सा खेल खेला जाना चाहिए। पहला, बड़े समूह की गतिविधियां, जिसमें बड़े समूह में बच्चे गीत, कविता, कहानी, नाटक, वार्तालाप, समूह खेल, त्योहार, जन्मदिन, महत्वपूर्ण दिवस, इस सब से सीखते हैं। छोटे समूह में जैसे पहचान मिलाना, छांटना, वर्गीकरण, क्रम से लगाना, बागवानी, बिल्डिंग बॉक्स में खेलना। स्वतंत्र खेल, जिसमें बच्चों को स्वेच्छा से छोड़ दिया जाता है, जो खेले वो खेल सकते हैं। भाषा एवं साक्षरता पूर्व कौशल, जिसमें कहानी, संवाद, अनौपचारिक बातचीत, ये सब चीजें साक्षरता से पहले, यानी क्लास पढ़ाई पहली दूसरी से पहले वाला खेल। रचनात्मक खेल, जिसमें संगीत, लय, ताल, नृत्य, नाटक, कोलाज कार्य यानी मिट्टी के कार्य, मिट्टी के खिलौने, जानवरों के बगीचे, देखभाल। बाहरी खेल, जिसमें दौड़ना, संतुलन बनाना, कूदना, रस्सी पर चलना। आपसे पूछ लेगा इसमें से कि कौन सा खेल किस प्रकार का है। जैसे आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि दौड़ना किस प्रकार का खेल है, बाहरी खेल है, रचनात्मक है, भाषा वाला है, कौन सा है, तो उस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछेगा। अब कुछ देख लेते हैं बच्चों में शिक्षा का महत्व। वैसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। बच्चों के लिए शैक्षिक खेलों का उपयोग करने के लिए उन्हें सिखाई जा रही शैक्षिक अवधारणाओं से परे अतिरिक्त कौशल सीखने में मदद मिलती है। विषय सामग्री सीखते समय 21वीं सदी के सामाजिक कौशल और समस्या समाधान कौशल का निर्माण भी करेंगे और समुदाय का निर्माण भी करेंगे। खेल हमारे जीवन में अद्वितीय महत्व रखता है। यह हमारे स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक विकास और सामाजिक विकास के लिए एक संपूर्ण उपाय है। खेल के खेलने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है और हमें ऊर्जा भर देता है। यह हमारी मानसिक तनाव को कम करता है और खुश रखता है। खेल एक महान सामाजिक संगठन है। जब हम खेल खेलते हैं तो हम साथी खिलाड़ियों के साथ ग्रुप में संगठित होते हैं। ये भी टीम वर्क का विकसित करता है, टीम वर्क या फिर टीम भावना। खेल हमें नेतृत्व गुण विकसित करता है, हमारी सामरिक बुद्धि को मजबूत करता है और संघर्ष के साथ सामर्थ्यपूर्ण व्यवहार करने का मौका देता है। खेल हमें नैतिकता और संयम में महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। खेल हमें टीम के साथ काम करने में, उत्तम मानकों के साथ प्राप्ति में काम करता है। विद्यार्थी का अकेलापन दूर करता है। खेल का महत्व विद्यार्थी जीवन की आदतों को समय पर बदलने पर होता है। खेल को विभिन्न कौशलों के विकास का अवसर मिलता है।
खेल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मनोरंजन के लिए ये सब चीजें हैं, योग्यता वगैरह पढ़ा चुका हूं। ठीक है, खेल खेल में शिक्षा के अंतर्गत रचनात्मक गतिविधियां निम्न में से कौन सी नहीं है। अब देखिए वही चीज मैं बताया था, कौन सी रचनात्मक गतिविधि नहीं होगी, जैसे मैंने आपको बताया था ये यहां से प्रश्न पूछेगा कि बड़े समूह की गतिविधि, छोटे समूह की गतिविधि, स्वतंत्र खेल, रचनात्मक गतिविधियां, बाहरी खेल, ये सब चीजें यहीं से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक, बाकी महत्व के बारे में तो हम पढ़ चुके। तो क्या हो जाएगा इसका, खेल खेल में शिक्षा के अंतर्गत रचनात्मक गतिविधियां में से कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है, गीत, कविता, कहानी, नाटक, पौधों। हाँ देखिए, ये दौड़ना और कूदना ये सब क्या है, या तो स्वतंत्र खेल में आएगा, या तो आएगा स्वतंत्र खेल में, या तो आएगा ये बाहरी खेल में। ठीक, तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसमें नहीं होगा, बस आसान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, सी नहीं होगा जी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सही कथन बताइए। खेल हमें नैतिकता और संयम की शिक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। दूसरा, मानसिक तनाव आत्मविश्वास कम नहीं करता भाई, बढ़ाता है। मतलब ये कथन ही गलत है यार, मानसिक तनाव को कम करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। मतलब ये कथन क्या है, थोड़ा गलत लिखा हो। ठीक, अभी तक के हिसाब से गलत। मानसिक तनाव को भी कम कर, मतलब मानसिक तनाव को कम करता है, आत्मविश्वास को भी कम करता है, गलत बात। टीम के साथ काम करने, उच्चतम मानकों की प्राप्ति करने, सहयोग भाव देता है, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं कहूं कि इसमें से, इस ऑप्शन में से आप छांटिए तो कौन सा हो जाएगा। अगर मैं इस लाइन के साथ चलूं, मतलब ये पूरा जो इतना क्वेश्चन लिखा है इसी में चलूं, तो मैं कहूंगा एक सही है और 3 सही। क्यों, क्योंकि इसमें मानसिक तनाव को कम करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो ये कथन तो गलत हो गया। तो कौन सा सही हो जाएगा, 1 हो जाएगा सही और 3 हो जाएगा सही। तो 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगर मैं कहूं कि जैसा मैंने अभी लिख दिया, जैसे मानसिक तनाव को कम करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, ऐसा कथन लिखा है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, फिर ऐसे में सी हो जाएगा। अगर इसको सही कर दिया जाए, मानसिक तनाव को कम करता है ऐसा लिख दूं, और आत्मविश्वास को बढ़ाता है ऐसा लिख दूं, तो क्या बोलेंगे, 1 2 3 तीनों सही है। लेकिन जैसा लाइन लिखा है उस हिसाब से कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, चल आगे देखते हैं। आज मेरे ख्याल से इतना ही हो। हाँ, यहां तक हमारा क्लास हो जाता है खत्म, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ले नमस्कार, जय।